बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड हों आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहें। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 1 फिज़िक्स का पोर्शन, जिसमें हमारे पास होंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के MCQs। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड नॉट वर्क ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी। वो है हाइजीन ने जो है वो काम किया है वेव प्रिंसिपल्स पे। मुस्लिम साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम practical work in chemistry, Jabir bin Hayyan. Al-Biruni is a famous for finding out of circumference of the earth, और अल-बेरूनी ने इसी circumference की बुनियाद पे ही radius of earth भी निकाला, diameter of earth भी निकाला, और इसकी वैल्यूज तकरीबन आज की वैल्यूज से जो है काफ़ी मिलती जुलती हैं। द बुक किताबुल कानूनुल मसूदी ये लिखी थी अबू रेहान अल बैरूनी ने। ओके जी, नेक्स्ट इज जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड बाय ऑल यूनिट एक्सेप्ट। अब इसमें वॉट, जूल्स, कैलोरीज और हॉर्स पावर दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। वो इसलिए कि वॉट और हॉर्स पावर दोनों पावर के यूनिट हैं, जबकि जूल्स और कैलोरीज जो हैं वो दोनों एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन अभी तो वॉट है, लेकिन हॉर्स पावर भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। तो आप ए और डी दोनों लगाएंगे तो दोनों सही माने जाएंगे। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल इज। अब 1 किलोवाट आवर ये भी एनर्जी का यूनिट है और जूल भी एनर्जी का यूनिट है। 1 किलो मीन 1000 वाट, तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय आवर जो है वो हमारे पास जो है वो अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास होता है 3600। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाता है 36 10 पावर 5 जूल्स। Which of the physical quantity is dimensionless quantity? That is coefficient of friction, क्योंकि coefficient of friction जो है वो दो frictions का रेशियो है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस का रेशियो है, तो इस वजह से इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। Which of the following is not a unit of same quantity? अगेन यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन आया है। कैलोरीज, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड जूल्स, ये तीनों जो हैं वो एनर्जी के यूनिट है, हॉर्स पावर जो है वो पावर के यूनिट है। फेमस मैथमेटिशियन एंड द फाउंडर ऑफ अलजबरा वाज अल खवारिज्मी। वन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर वो होता है जितना लाइट एक साल के अंदर सफर तय करती है, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, और ये होता है 9.4 10 पावर 15 मीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल से अगर हम कंपेयर करें नॉर्मली, तो जूल इक्वल टू 1 जूल, माइक्रो जूल इज इक्वल टू 10 पावर -6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 पावर -19 जूल्स, और 1 BTU इज इक्वल टू 1055 1055 जूल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन BTU है, कि 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स। सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सबसे बड़ा इनमें BTU है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। द स्टैंडर्ड टाइम इन SI सिस्टम फॉर द क्लॉक इज सीजियम क्लॉक्स यूज की जाती हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -8 सेंटीमीटर, या फिर 10 पावर -10 मीटर। अब बहुत से स्टूडेंट, आई थिंक मोर देन 50% स्टूडेंट क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम को सिर्फ 10 पावर -10 से याद रखते हैं, आगे ये नहीं देखते कि आगे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या मीटर है। तो अगर सेंटीमीटर हो तो 10 पावर -8, मिलीमीटर हो तो 10 पावर -7, और मीटर हो तो 10 पावर
10 और एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट नॉट बिलोंग टू द सेम क्वांटिटी। अब फुट पाउंड पर सेकंड, फुट मतलब लेंथ और पाउंड मतलब फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एफ इंटू डी अपॉन एस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास जो है वो वॉट में चला जाता है, या फिर पावर का यूनिट है, वॉट भी पावर का यूनिट है और हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है, जबकि जूल्स सेकंड का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर, प्रेशर के डायमेंशंस आपके पास के हैं एम एल इनवर्स टी माइनस टू। एम एल इनवर्स टी माइनस टू जो है वो किस तरह से डायमेंशन है, आप पहले प्रेशर को लिख लें फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स को आप बना लें एफ इज इक्वल टू एम ए, एम के यूनिट आपके पास मास है, किलोग्राम होंगे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, फिर उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो आपके पास एम एल इनवर्स टी माइनस टू ये जो है प्रेशर के यूनिट है। डायमेंशन ऑफ पावर आर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये भी उसी तरह से निकलेंगे कि आप पावर को जो है वो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी को जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस कर लें, फिर फोर्स का अलग यूनिट निकाल लें न्यूटन और डिस्टेंस का जो है मीटर डाल दें, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर आइडेंटिकल। इंपल्स एंड मोमेंटम दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं। इंपल्स होता क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस टू, इसका आंसर है। डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर द सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम, ये क्वेश्चन अभी दोबारा रिपीट हो गया। डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज गिवन बाय, तो जो डायमेंशन मोमेंटम के होंगे वही इंपल्स के होंगे। अब मोमेंटम के डायमेंशन क्या होते हैं, m इंटू वी मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एम एल टी इनवर्स। अब इंपल्स होता क्या है, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब खाली मोमेंटम नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा पी आएगा या पी टू माइनस पी वन आएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, अब जाहिर बात है इंपल्स और मोमेंटम के सेम है तो इसका भी एम एल टी माइनस वन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन फॉर द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर, आर क्या है मूवमेंट आर में, फोर्स हमारे पास उसी तरह के एफ इज इक्वल टू एम ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो हमारे पास जो है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर, सॉरी ये मार्क मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा एल टी माइनस वन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर वन। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2, अ नल वेक्टर इन स्पेस हैज डायमेंशन। नल वेक्टर 0,0,0 होते हैं तो 3 ही डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे, तो नॉर्मल यही आएगा कि 3 डायमेंशन। when a vector is multiplied with a negative number its direction is reverse। अगर कोई वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट पे उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन साइज जो है वो सेम रहेगा। अगर नंबर जो है 2 है तो फिर साइज डबल हो जाएगा, 3 है तो, लेकिन अगर नंबर -1 है तो साइज सेम रहेगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना वेक्टर का साइज और डायरेक्शन दोनों बदलता है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का साइज चेंज होता है। अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, i, j, k मतलब 1, 1, 1। A vector which can be displaced parallel to it and applied at any point is कॉल्ड फ्री वेक्टर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप देखें वो एक दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं तो वो वेक्टर एक दूसरे के फ्री वेक्टर कहलाएंगे।
द पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करता है और वो वेक्टर जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से शो करता है। जो आपने ओरिजिन कंसीडर किया तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, दो वेक्टर है अगर उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केसेस में उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है। उनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं बल्कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी ये हमारे पास वेक्टर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अब अगर हमारे पास माइनस करेंगे तो इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि या तो ए को रिवर्स कर दें या बी को रिवर्स कर दें। यहां मैंने जो है ए प्लस बी किया तो ए माइनस बी करने के लिए बी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब है ए एंड नेगेटिव ऑफ बी, तो ये शो करेगा ए माइनस बी। अब जो साइज ए प्लस बी का है वही साइज ए माइनस बी का है, बस डायरेक्शन में चेंज है। और इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो जब कभी दो वेक्टर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उनके दरमियान सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 180 डिग्री। अगर दो फोर्सेस किसी पॉइंट पे जमा होके एक चीज के ऊपर रिजल्टेंट इफेक्ट डाल दिए हैं तो उनका मैक्सिमम इफेक्ट होता है जब उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो वो ऐड हो जाती हैं, और मिनिमम इफेक्ट होता है जब उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसको जो है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको मजीद। ओके जी, आप एज्यूम करें कि आपके पास जो है वो दो फोर्सेस F1 और F2 है। F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से, और देन द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, दो फोर्सेस F1 और F2 है, किसी पॉइंट पे जो है वो एक्ट कर रही हैं। एक बड़ी फोर्स है, एक छोटी फोर्स है, जरूरी नहीं है दोनों सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैंने एक ग्रेटर देन ली है, एक स्मॉलर देन ली है। तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 मल्टीप्लाई बाय F2 कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहां पे देखें, अगर एंगल 0 डिग्री हो अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो तो हमारे पास क्या होगा, कॉस की जगह 0 रखूंगा, कॉस 0 1 होता है तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 2F1 प्लस F2। तो ये जब कॉस यहां से हट जाएगा, कॉस को अगर यहां से हटा दिया जाए तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो F1 प्लस F2 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद अगर जो है वो एंगल दो फोर्सेस के दरमियान 30 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3F1 F2। अगर दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 45 डिग्री हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 F1 F2। अगर दोनों के दरमियान 60 डिग्री हो तो वो हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2। अगर दोनों के दरमियान 90 डिग्री हो तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 होता है तो वो आगे की टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्ट वही होगा जो 60 डिग्री पे है, लेकिन दरमियान में माइनस आ जाएगा। अगर 135 पे है तो वैल्यू cos की सेम होगी लेकिन दरमियान में जो है वो माइनस आ जाएगा। इसी तरह 150 पे रिजल्ट वैसा होगा जैसा आपके पास 30 डिग्री पे होता है लेकिन दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसी तरह 180 पे रिजल्ट वैसा है जैसे 0 पे होता है लेकिन दरमियान में प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। तो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम होता है उनका सब्ट्रैक्ट और मैक्सिमम होता है उनका एडिशन, और मैक्सिमम वैल्यू आती है 0 डिग्री पे और मिनिमम वैल्यू आती है 180 डिग्री पे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I and J, I cross J is equal to K. The dot product of I and J is equal to 0. I dot J is equal to 0. अब
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर नॉट परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट हमेशा जीरो होता है, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर ना हो फिर भी उनका जो है वो प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, देन ईदर ऑफ वेक्टर इज नल वेक्टर, मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर होगा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करते हैं, मतलब ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, जबकि क्रॉस में ऐसा नहीं होता। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री देन देयर, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होते हैं। अगर दो वेक्टर के दरमियान जो है वो 0 डिग्री है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल होते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान। अब हम थोड़े से इनके रूल्स देख लेते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के। ओके जी, यूनिट वेक्टर आई जे के, आप जो है वो इसके एक साइकिल चला दें, आई क्रॉस जे के देगा, के क्रॉस आई जे देगा, जे क्रॉस के आई देगा, अगेन आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के देगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन के जो गिवन है आप रिवर्स करेंगे, लाइक आप जे के क्रॉस जे करेंगे तो आप एरो के रिवर्स जा रहे हैं तो आंसर माइनस आई आएगा। आई क्रॉस के करेंगे, एरो के रिवर्स जा रहे हैं तो आंसर माइनस जे आएगा। ये यहाँ एक्सप्लेन किया, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है 0 डिग्री है तो इनका रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होगा अगर इसको उलट करेंगे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे एरो के हिसाब से के आ रहा है, लेकिन अगर इसका उलट कर दें मतलब जे क्रॉस आई करें तो एरो के उलट जा रहे हैं तो माइनस के आएगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में देखें, डॉट प्रोडक्ट जो सेम क्वांटिटीज है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 आता है, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर है आई डॉट जे या जे डॉट आई दोनों 0 होंगे। इसी तरह आई डॉट के या के डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के या के डॉट जे भी 0 होगा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। और ये भी हमें पता है कि आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे जो है वाई एक्सिस का, और के जो है वो जेड एक्सिस का, और तीनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, मतलब दो वेक्टर है उनका जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 है, और उनमें से वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं है। तो दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो दोनों पैरेलल है मतलब उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री है, दूसरा ये हो सकता है कि बी जो है नल वेक्टर है, लेकिन बी के नल वेक्टर होने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन आंसर यही है कि वो दोनों पैरेलल है। के क्रॉस जे, जे क्रॉस के जो है वो आई होता है और के क्रॉस जे माइनस आई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर सी आ रहा है तो जो सी की वैल्यू है वो अगर इनका पैरेललोग्राम बना दे ए बी का, तो जो पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू आएगी वही साइज होगा हमारे पास सी का, और सी की डायरेक्शन हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द प्लेन होगा। लाइक अगर ए और बी एक्स वाई एक्सिस में है तो सी जो है वो जेड एक्सिस पे होगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। अब हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। A sheet of paper can be withdrawn from under a bottle of milk without dropping it if the paper is jerked out quickly. The example is inertia, क्योंकि inertia क्या है कि किसी भी चीज को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए इतनी फोर्स लगाएं जो कि उसके मास को अपनी जगह से हिला सके, या अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक जब तक इतनी फोर्स ना हो कि जो उसे रोक सके या उसे अपनी जगह से हिला सके। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इट मे टर्म्ड एज, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या तो वो एक्सेलरेशन होगा या वो डिसेलरेशन होगा।
या एक्सेलरेशन का ऑप्शन नहीं है तो वो डिसेलिब्रेशन आएगा। और दूसरा यहाँ पे जो है वो स्पीड ऑफ द बॉडी भी आ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिसेलिब्रेशन ही है। अगर ऐसा आता कि वेलोसिटी की वैल्यूज फिक्स है लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर स्पीड ऑफ द बॉडी आता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर इन टर्म ऑफ मास, जितना ज्यादा मास होगा चीज में उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, विद स्पीड वैल्यू स्पीड जो है वो v है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो गाड़ियां पैरेलल चल रही हैं, सेम स्पीड से चल रही हैं, तो उन दोनों का ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल रुके हुए हैं, ना वो मुझसे आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइड पे आ रही हैं, तो अगर एक गाड़ी 10 सेकंड में 1 किलोमीटर तय करेगी, दूसरी भी 10 सेकंड में 1 किलोमीटर तय करेगी, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हुए 10 सेकंड में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर एक गाड़ी लेफ्ट पे जा रही है, दूसरी गाड़ी राइट पे जा रही है, लेफ्ट पे जाने वाली गाड़ी जो है वो 10 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है, राइट पे जाने वाली गाड़ी भी 10 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि 10 सेकंड में वो एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। तो वेलोसिटी उनकी डबल काउंट होगी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो जब चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज जो होती है वो उन दोनों का वेलोसिटीज का सम होती है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उन दोनों का डिफरेंस होती है। A car start from rest and travel forward with the constant acceleration। constant acceleration होने का मतलब है कि वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है और वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म आ रहा है। तो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? द पावर डिलीवर्ड बाय इंजन डिक्रीज। अब पावर होता क्या है? वो होता है एफ डॉट वी या एम ए इंटू वी। अब वेलोसिटी जारी बात है जब चेंज हो रही है तो पावर डिक्रीज नहीं हो सकती, बल्कि पावर वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो। अ ट्रेन इज बॉट टू सडन स्टॉप, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू जीरो। क्यों? जब सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप डिसेलिब्रेशन बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वेलोसिटी रिड्यूस होती है और फाइनली जीरो पे आ जाती है। अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बी। अगर कोई वेलोसिटी कोई चीज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वो फोर्स उसके ऊपर जीरो है, या सम ऑफ फोर्सेस जीरो है। जब भी सम ऑफ फोर्सेस जीरो होते हैं तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, और उसे हम कहते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी तो हम कहेंगे चीज जो है वो एंगुलर इक्विलिब्रियम में है। लीनियर वेलोसिटी में लीनियर इक्विलिब्रियम, और एंगुलर वेलोसिटी केस में एंगुलर या सर्कुलर इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो एक बॉडी रेस्ट पे थी तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो इसमें देखें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और सी, जिसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकेगा। देन डीसेलिरेटेड, पहले एक्सेलरेट किया मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ाई, देन डीसेलिरेटेड वेलोसिटी कम की। इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का पार्ट है और इसमें एक्सेलरेशन और डीसेलिरेशन का दोनों का है, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट। Two freely fall object, one 10 kg and one 20 kg are dropped from the same height at same time. Air resistance is negligible. Which of the following is true? Both object have same potential energy at the top. Potential energy mgh होती है, मास इन्वॉल्व होता है उसमें, तो सेम नहीं होगी। बोथ ऑब्जेक्ट फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, जारी बात है फ्री फॉल से जो भी चीज गिरती है उसके अंदर एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी होता है, तो दोनों में सेम है, ये बात ट्रू है। बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग। अब जब सेम एक्सेलरेशन है तो दोनों की स्पीड भी सेम होगी, उससे मास का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सेलरेशन का ताल्लुक है स्पीड से। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट।
और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम देखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जी टी, क्योंकि फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा। अब इनिशियली अगर रेस्ट पे थे तो वी आई जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी इंटू टी होगा, तो दोनों के लिए सेम फाइनल वेलोसिटी होगी। टर्मिनल वेलोसिटी इज यूजली डिफाइंड एज, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जब कोई चीज एयर में से या किसी विस्कस मटेरियल में से पास हो और उसकी फ्रिक्शन की वजह से, लेयर्स की फ्रिक्शन की वजह से, फ्लूइड की फ्रिक्शन की वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले, उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अगर एयर के केस में देखा जाए, अगर ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो उसको जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से बैलेंस किया जाता है। लाइक कोई अगर पैराट्रूप जो है वो पैराशूट के जरिए किसी एयर जेट से या एरोप्लेन से जंप करता है, जब वो पैराशूट खोलता है तो जो एयर की विस्कोसिटी होती है, जो एयर फ्लूइड है, इसका विस्कस लेयर्स होती है, ये इसको अप थ्रस्ट देती है। जबकि ग्रेविटी डाउनवर्ड करती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रेविटी और वो विस्कस ड्रैग एयर की दोनों इक्वल हो जाती हैं। दोनों के इक्वल हो जाने की वजह से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आता है, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ falling drop attain limit value as viscous force exerted by air, viscosity of air again वही terminal velocity वाली बात आ गई। A penny and a piece of paper are simultaneously released from the top of vertical evacuated tube। अब vertically evacuated tube है, इसका मतलब है उसके अंदर किसी तरह कोई एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों के लिए ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी और दोनों सेम टाइम पे बेस में जाके स्ट्राइक करेंगे। A body falling free under the action of gravity has zero weight। जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है तो उसमें जो है वो उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी हो जाता है, तो उसका वेट जो है वो जीरो हो जाएगा जब तक वो फ्री फॉल के केस में है। जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगी तो उसका वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी वापिस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A boy sitting in train moving at constant velocity throw a ball straight up into the air, the ball will drop in his hands। जब भी आप किसी मूविंग चीज में बैठे हैं, लाइक कार या बस या ट्रेन, उसमें अगर कोई बॉल आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, वो वापस आपके हैंड में आती है, तो उस वक्त उस बॉल का जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप डाउन नहीं होता, बल्कि पैराबोलिक पाथ होता है, वो भी आपके साथ ट्रेवल कर रही होती है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इफ द ग्राफ बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है, कोई इनवर्स नहीं है, बिल्कुल लीनियरली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ए और एम जो है वो प्रोपोर्शन होने चाहिए। सॉरी, इसमें जो है वो ऑप्शन ए गलत है, बल्कि ए इनवर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए एम के, या ए इनवर्स प्रोपोर्शन टू 1/m। इसमें जो है पावर वाले ऑप्शन जो है वो कैलकुलेट नहीं होंगे, इसमें जो है वो ये ऑप्शन आपके पास गलत है और सही ऑप्शन ऑप्शन बी है इसका। ओके जी, नेक्स्ट, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप पानी को जो है वो पीछे की तरफ धकेलते हैं तो उसके रिएक्शन में पानी आपको जो है वो आगे की तरफ धकेलता है, तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, और आप जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मूव कर रहे होते हैं। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ, द बॉडी हैज ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। अब ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन का। अब देखें किस पॉइंट में हाईएस्ट स्लोप है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अब सबसे ज्यादा स्लोप बी और सी के दरमियान है, इसका मतलब है इस जगह पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन था। सबसे कम स्लोप सी और डी के दरमियान है, इसका मतलब है यहाँ पे बॉडी सबसे स्लो स्पीड पे थी और सबसे ज्यादा स्पीड पे जो है बी और सी के दरमियान थी। ओके, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। 2 ropes are used to suspend a stationary weight W as shown in the figure। फिगर में आप देखें एक वेट है, 2 रोप्स हैं T।
तो दोनों में जो टेंशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि T प्लस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल होंगी। अपवर्ड फोर्स है T प्लस टी डिवाइडेड बाय T प्लस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब है 2T इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो T की वैल्यू आएगी W अपॉन 2। तो हर एक रोप में जो फोर्स होगी वो वेट का हाफ होगी। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। ये अभी हमने जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र किया, वो जो है हमारे पास स्टोक्स लॉ उसको एक्सप्लेन करता है। ये हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके जी, स्टोक्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी विस्कोसिटी की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, जबकि उसका वेट नीचे की तरफ आएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो F है ड्रैग फोर्स ये इक्वल हो जाएगी mg के इक्वल। जब ये F इक्वल टू mg हो जाएगा उस वक्त ये जो वेलोसिटी एंड में, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट आपके पास ईटा है। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये डिपेंड करती है फ्लूइड पे। जो फ्लूइड गाढ़े होते हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई होते हैं। v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, और जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तब इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो स्टोक्स लॉ इक्वल है ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी। वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस वक्त हम इस एफ को एक्सप्लेन करेंगे mg के इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज मे बी इंक्रीज्ड बाय। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि मैग्नीट्यूड कब इंक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो दोनों फोर्सेस को बढ़ाया जाए या दोनों के दरमियान एंगल को कम किया जाए, क्योंकि 0 डिग्री पे मैक्सिमम रिजल्ट होता है, 180 डिग्री पे मिनिमम रिजल्ट होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फोर्स इज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बाद दूसरे नंबर पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो आपके पास इक्वल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पे जो फोर्स आती है स्ट्रेंथ के हिसाब से वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो रेंज के हिसाब से ये उलट होती है। रेंज के हिसाब से सबसे कम रेंज जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की होती है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, और सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ पे एक और फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, जो चार्जेस के दरमियान है, उसका जिक्र नहीं आया। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होती है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, तीसरे पे मैग्नेटिक होती है, और चौथे नंबर पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर उनके रेंज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हाई रेंज जो है वो ग्रेविटी की होती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है, और सबसे कम रेंज जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की होती है। तो ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो फोर्स हाई रेंज है वो सबसे वीक होगी, और जो फोर्स सबसे स्ट्रांग है उसकी रेंज सबसे कम होगी। मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर ड्यू टू इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स। जाहिर बात है लुब्रिकेंट्स की जैसे ही विस्कोसिटी बढ़ेगी वो जम जाएंगे, और प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगी मशीन पार्ट्स के दरमियान उनके जमने की वजह से, तो वियर एंड टियर होगा। A body move with constant speed in straight line. Which of the following statement must be true? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो नेट फोर्स ऑन बॉडी, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो है वो ट्रेवल कर रही है तो उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अ सिंगल कांस्टेंट फोर्स, a single constant force on the body in the direction opposite to the motion, a constant net force on the body in the direction of motion। ये करेक्ट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी जा रही है उस पे इंजन की फोर्स उसे फॉरवर्ड मूव करा रही है, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो उसे बैकवर्ड पुश करेगी, तो उनका नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, और
वो जो नेट रिजल्टेंट कांस्टेंट होगा वो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। टू ड्राइव अ नेल इनटू अ सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। अ बर्ड सेट ऑन अ टेलीग्राफ वायर 3 किलोमीटर लॉन्ग, द एडिशनल टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज रिजल्ट ऑफ इक्वल टू द वेट ऑफ बर्ड। किसी वायर के ऊपर जो हम वेट हैंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा टेंशन उस वायर में प्रोड्यूस होती है वो उस वेट के इक्वल होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है कि 2 वायर्स हैं उसके साथ एक वेट W जो है वो हैंग किया हुआ है, तो वो वेट इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया टेंशन की फॉर्म में। To drive a nail into a wall as far as possible which below the head of hammer should have। तो head of hammer जो है वो उसका मास ज्यादा हो और स्पीड ज्यादा हो, तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा नेल में, और नेल जो है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वॉल में, जिसकी वजह से जो है वो वॉल में उसको फिक्स करना आसान हो जाएगा। A truck towing a trailer accelerating on a level road. The force exerted by truck on trailer greater than the force of trailer exert on the truck। क्योंकि ट्रक जो है उसको टो किया हुआ है और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो ट्रक की फोर्स है वो ट्रेवलर से ज्यादा होगी, जब भी जो वो टो करके आगे मूव कर सकते हैं। अगर बिल्कुल इक्वल हुई तो वो शायद उसको मूव कराने के लिए जरूरी है, लेकिन कांस्टेंट या एक्सेलरेट कराने के लिए जो है वो उतनी फोर्स नहीं चाहिए। अगर किसी बॉडी को आप एक्सेलरेट करा रहे हैं तो आप उसके वेट से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स रखें ताकि जो है वो उसको एक्सेलरेट करा सके। अगर इक्वल होगी तो नेट फोर्स 0 होगी और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं और अपने पाँव से अर्थ को बैकवर्ड पुश करते हैं तो अर्थ आपको आगे की तरफ जो है वो पुश करती है। इन बाइसाइकिल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हील्स। जब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना हो तो रोलर्स या व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोमेंटम बिल्कुल सिंपल सा लॉ है मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करें। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली, अगर दो बॉडीज इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो देन देयर वेलोसिटीज डू नॉट चेंज। अगर मास उनके इक्वल हैं तो उनकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी। A light body collide with a very large mass at rest. It bounce off at rest. It bounce off at the velocity dash initial velocity will be less than initial velocity। इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि एक कोई बड़ा मास उससे कोई लाइट बॉडी आके कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद बड़े मास को मूव कराती है और खुद स्ट्राइक करके बैकवर्ड मूव करती है, तो इसका मतलब है उसने अपना कुछ मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। तो मोमेंटम जाहिर बात है मास तो ट्रांसफर नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी वेलोसिटी कुछ पार्ट ट्रांसफर किया है, तो खुद जो बाउंस बैक होगी वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे बाउंस बैक होगी। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द मैसिव बॉडी एट रेस्ट एंड द light of very high velocity, the velocity of the body after collision is same in magnitude but opposite in direction। ये जो velocities के केसेस हैं कि अगर दो बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में एक दूसरे से कोलाइड करें या सेम वेलोसिटी के साथ, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 में मोमेंटम के केसेस हैं, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। डिटेल में यहाँ इतना टाइम है नहीं मैं डिटेल एक्सप्लेन करूं, बस ये है कि अगर कोई हैवी बॉडी रखी हुई है और कोई लाइट बॉडी जाके उससे टकराती है और उसको मूव नहीं करा सकती तो वो खुद जब वापस मुड़ेगी तो सेम वेलोसिटी के साथ मुड़ेगी। इसका मतलब है उसने अपना कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं किया। अ बुलेट इन द मोशन hit and gets embedded in a solid block resting on a frictionless table, what is conserved। तो क्या कंजर्व हुआ है? मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो आपके पास हर तरह की कोलिजन में कंजर्व होता है, जबकि एनर्जी हर तरह की कोलिजन में कंजर्व नहीं होती। It is difficult to stop a body moving with a greater velocity than an other body
मूविंग विद लेसर वेलोसिटी। तो अगर एक बड़ी चीज कम वेलोसिटी से या छोटी चीज ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो ज्यादा वेलोसिटी से उसको रोकना मुश्किल है, तो उसका रीजन ये है कि उसको मोमेंटम ज्यादा है। उसको रोकने के लिए उतना ही इनर्शिया चाहिए या उतना ही मोमेंटम होना चाहिए जो उसे रोक सके। अ फोटोन इज अलाउड टू हिट अ न्यूक्लियस, देयर विल बी डैश ऑफ बॉल। यहां पे आएगा देयर विल बी डैश, देयर विल बी चेंज ऑफ चेंज इन डैश ऑफ मोमेंटम। लाइक ये वर्डिंग पूरी जो है वो सही नहीं दी हुई। तो अगर कोई फोटोन न्यूक्लियस से टकराता है तो उस वक्त जो है पोजीशन और मोमेंटम में चेंज आता है। ये जो आपने लॉ भी पढ़ा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें जो है वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच, मतलब uncertainty in momentum and position. Next, in an inclined plane velocity of body is maximum. Velocity जो inclined plane पे चीज मूव करती है उसकी इक्वल होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh sin थीटा। g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h यहाँ पे जो है वो हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, साइन थीटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है कि कितने एंगल पे जो है वो हॉरिजेंटल के साथ इंक्लाइन किया हुआ है। तो जाहिर बात है 90 डिग्री होगा तो हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे है, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम 90 डिग्री पे आएगी। ओके, चैप्टर 4 एंड नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। Torque is a synonymous of movement of force। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये हम पीछे पहले देख चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क का होता है। The following statement correct except torque is directly proportional to magnitude of force। torque equal होता है F cross R, तो ये बात सही है। A torque which produce counterclockwise rotation is considered negative। ऐसा नहीं है, counterclockwise torque जो है वो पॉजिटिव जबकि क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। द प्रोडक्ट ऑफ movement arm equal to the product of force and movement arm equal to torque। movement arm क्या होता है? F क्रॉस R। जो R है वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके और पाइवट पॉइंट तक का जो लीनियर डिस्टेंस है उसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। उसका प्रोडक्ट फोर्स के साथ जो है टॉर्क कहलाता है। द मोशन ऑफ द बॉडी कैन डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। जैसे सेंटर ऑफ मास उसका चेंज होता है तो उसी हिसाब से हम मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब करते हैं। टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। कपल कब बनाती हैं दो फोर्सेस? जब वो इक्वल हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट ना कर रही हो, तो उस वक्त वो कपल बनाती है। लाइक आप गाड़ी का स्टीयरिंग जो ड्राइव कर रहे होते हैं, एक लेफ्ट और राइट पे, अगर लेफ्ट हैंड आपका नीचे मूव कर रहा है, राइट ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ a body of irregular shape is always at the intersection of diagonal। अब जो है वो irregular shape के diagonal कंस्ट्रक्ट करें, जहां पे सारे diagonal जो है एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम may not have any acceleration। क्योंकि टॉर्क हो सकता है लेकिन नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए। फोर्सेस भी हो सकती हैं लेकिन नेट फोर्सेस जीरो हो। वेलोसिटी भी हो सकती है लेकिन कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन किसी तरह का उसके अंदर मौजूद ना हो। अ पार्टिकल इज एक्सपीरियंस्ड बाय टू फोर्स एंड is in equilibrium, we conclude both forces are equal and opposite in magnitude, both forces are cancelling each other,
द इफेक्ट ऑफ बोथ फोर्सेस इज नेग्लिजिबल। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीनों कंडीशन लाजमी है कि नेट रिजल्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। अ बॉल इज एट द क्रस्ट ऑफ हिल, क्रस्ट ऑफ हिल इस तरह के लाइक आप एक वेव बना दें इस तरह से ऊपर और ये फिर दोबारा से नीचे साइनोसाइडल जो ऊपर गए से आप उसे क्रस्ट कहला दें, नीचे वाले को ट्रफ कहला दें। द बॉल मूव टू अ न्यू पोजीशन आफ्टर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियली, द बॉल वाज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्रस्ट पे था, वो रुका हुआ था, वो स्टेबल था। अगर आप उसे थोड़ा सा मूव कराएंगे, थोड़ा आगे जाके नई पोजीशन अटेन करेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। A 400 Newton force acting perpendicular to an object at the distance of 200 centimeter from the origin, the moment of force generated is, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क इक्वल होता है एफ क्रॉस आर, एफ आपको 400 दिया है और उसका जो मूवमेंट आर्म है वो 2 दिया है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 800। ओके जी, 240 न्यूटन रॉड इज पाइवेटेड एट वन एंड, फाइंड द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द रॉड वर्टिकली अप। अगर आपने वर्टिकली अप लिफ्ट करना है एक साइड से रॉड को, तो उसके जितना भी उसका जो है वो मास है उसी के इक्वल आपको फोर्स, जितना भी उसका वेट है उसी के इक्वल आपको जो है वो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू अ प्लेनेट वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 20, मतलब जी की वैल्यू डबल है। इफ इट इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, अर्थ पे जी की वैल्यू तकरीबन 10 है, 9.8 है, अप्रोक्सीमेटली 10 है और वहां पे 20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द वेट एट द प्लेनेट विल बी ग्रेटर। सिंपल सी बात है, W इज इक्वल टू mg होता है, वहां पे जी की वैल्यू जो है वो 20 है जबकि हमारे पास 9.8 है, इसका मतलब है वहां पे उसका वेट जाके बढ़ जाएगा। टू मासेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट attract each other with a force of newtons, when 5 centimeter apart of these masses will attract each other with a force in newton। अगर पहले F न्यूटन फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें जब उनके दरमियान डिस्टेंस 10 है, अगर हमने डिस्टेंस 5 कर दिया मतलब डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो फोर्स इक्वल होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 तो सेम रहेगा, ये जो आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2, मतलब डिस्टेंस पहले से हाफ हो गया, आर अपॉन 2, जब अपॉन के 2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 हो जाएगा और अपॉन वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट इज 5 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ बट सेम मास, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट इज, अगर एक प्लेनेट है जिसपे जो है वो रेडियस जो है उसका 5 टाइम ज्यादा है अर्थ के रेडियस से, लेकिन मास सेम है उस प्लेनेट का, तो वहां पे जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये देख लेते हैं हम। जी की वैल्यू नॉर्मल इक्वल होती है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ प्लेनेट, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अब गिवन क्या है हमारे पास, जो रेडियस है उस प्लेनेट का वो 5 टाइम ऑफ आर है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 5 टाइम ऑफ आर। जी डैश का मतलब है नए प्लेनेट का जो ग्रेविटी है वो कितनी होगी, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी ऑन अर्थ आ जाएगा और ये 1/25, इसका मतलब है ग्रेविटी 25 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो 1/25 जी जो है उस प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी। ओके जी, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो फिजिक्स का असाइनमेंट नंबर 1 टोटल क्लियर हो गया। मजीद किसी को क्यूरीज हो तो वो ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनके अपडेट के लिए आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो मजीद वीडियोस आती रहे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द जो है वो सारे असाइनमेंट्स क्लियर कर दूं। थैंक यू वेरी मच।